तो होगा ना यार, वही तो मैथमेटिक्स भी कमजोर हो गया। हाँ 300 हो जाएगा, यानी कि 20 दिन के अंदर में आपके 400 सवाल हो जाएंगे, जिसको आप ये कर सकते हो। मतलब वो 400 अगर आपने रीड रिवाइज कर लिया तो फिर थोड़ा आसान हो जाएगा। सर आपको लगता है अप्रैल में एग्जाम दे देना चाहिए? देखिए मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ कि मेरे एंड से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बट अभी आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या सेक्शन बी को रिवाइज कर पाओगे 5-7 दिन के अंदर में? 5 दिन में मिनिमम आपको 200 सवाल करने पड़ेंगे सेक्शन बी के। सेक्शन ए आपको फिर से बैठ के रिवाइज करना पड़ेगा, सेक्शन ई फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, सेक्शन एफ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप अगर 30 दिन में अगर बहुत हरी में है तो आप अप्रैल में बुक कर ले, वरना आपका अप्रैल मई जून तो सेम विंडो कंसीडर होगा, तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले आप मेरे को 2-3 सेक्शन तो कंप्लीट करके बताएं। 10 अप्रैल तक अगर आप ये पीछे का तीनों सेक्शन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एग्जाम बुक कर सकते हैं। तो सर ये कूपन का भी आप प्लीज पता कीजिएगा। ओपन मैंने पता करने के लिए अभी मैसेज डाल दिया, कल उसको दिन में फोन कर लूंगा, क्योंकि वो यूएई का ये मतलब यहाँ का जो आईएमए का बोर्ड का बंदा है वो। ठीक है, तो मैंने उसको मैसेज कर दी है, तो आई बिलीव कि कल तक शायद उससे कोई बात भी हो जाएगी। ठीक है सर, मैं तब तक तो पूरा ट्राई करूंगी कि ये तीनों सेक्शन कर लूँ। सर मतलब तीनों सेक्शन कब कंप्लीट हो जाएंगे मेरे, कितने क्वेश्चन आप बता दीजिए कि हाँ इतने ये सब कर लेंगे तो हाँ मान लेंगे कि ये सेक्शन कंप्लीट है। देखिए मैंने आपको जितने सवाल दिए हैं सेक्शन ई के 90 सवाल दिए हैं, 90 सवाल आपके हाथ पे है मेरे, जिसको आपको दोबारा एक बार बैठ के रिवाइज करना है। सेक्शन बी के तकरीबन हमने आपको 120 सवाल दिए हैं, वो आपको रिवाइज करना है। फिर सेक्शन ई के तकरीबन हमने आपको 80 सवाल दिए हैं, वो आपको रिवाइज करना है। तो यानी 100 तकरीबन आपके पास 250-300 सवाल तो हो गए। तो ये 300 सवाल अगर आप 10 अप्रैल से पहले ख़त्म कर लेती हैं और आप अपना रैंडम सिलेक्शन, मैंने आपको बोला था कि हर आपके पास चूंकि एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन होने से बेनिफिट ये होता है कि आप कभी भी चाहें अपने हिसाब से एक क्राइटेरिया सेट करके 10, 20, 50 सवाल आदमी उठाया, 20 सवाल उठाया, एक सीटिंग में सॉल्व कर लिया, तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई सवाल जब मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो कहाँ तक मेरा सही जा रहा है और कहाँ तक मैं फंस रही हूँ। हाँ सर, वो मैंने क्वेश्चंस किए तो मैंने ऐसे करके टॉपिक लिख लिए कि जैसे मेरे को इस टॉपिक के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सर तो आज वही तो मैंने सेक्शन बी के क्वेश्चन किए तो सर पोस्ट ऑफ कैपिटल में ही मेरे को प्रॉब्लम हो रही है वहाँ निकालना। तो 10 सवाल में कितने सवाल गलत हो गए? सर 5, ये 6, सेक्शन बी 7। के तो नहीं नहीं सर, इतने नहीं। सेक्शन बी के जैसे अभी असाइनमेंट मैंने असाइनमेंट नंबर 7 किया, तो इसमें मेरे को कुछ 20-22 क्वेश्चन में मेरे को नहीं आए, 7 क्वेश्चन नहीं आए सर 22 क्वेश्चन में। और ठीक बाकी है, के क्वेश्चन मेरे को पता नहीं है कि वो सही है या नहीं है। वो तो मैं आपको आंसर की भेज दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सही है कि गलत है क्या है। ठीक हाँ है, लेकिन आपने अपने वाइली वाले सॉफ्टवेयर पे एक बार बैठ के चेक किया क्या कोई चीज हाँ सर, करने? ग्लैम में मैंने क्वेश्चंस किए तो ग्लैम के वो जो नहीं आए मेरे को चैप्टर जो टॉपिक नहीं आया तो वो मैंने टॉपिक लिख लिए थे। जैसे सर वो मेरे को अब स्टैंडर्ड डेविएशन में तो काफी प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और जैसे ये प्रोबेबिलिटी इंडेक्स जो था उसमें सेक्शन ई में, उसके क्वेश्चंस बहुत गलत हो गए मेरे, तो वो भी मैंने लिखा फिर वो पढ़ा तो जो आपके वो किया। चीजें गलत हो रही हैं, तो मान लीजिए कि जो जो भी चीजें गलत हो रही है ना, तो वो में से एटलीस्ट जिस वक्त फोटो गलत हो रही है उसी वक्त उसकी फोटो निकाल के रख लीजिए, मोबाइल पे मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि जब हम लोग बैठेंगे या जब भी जिस वक्त भी हम ऑफिस में भी अगर फ्री रहे तो हम आपको उसका वॉइस नोट भेज के समझा देंगे ना, तो आपकी चीजें कुछ पेंडिंग नहीं रहेंगी। तो फोटोज तो है अभी भी मेरे पास, बट तो आप वो ये अपने क्वेश्चन मोबाइल के गैलरी में रख रही हैं तो कैसे होगा? सर मतलब अभी भेज दूँ या फिर आपने जैसे बोला कि सैटरडे को डिस्कस करेंगे तो मैं उस सैटरडे टाइम को पे तो हम सैटरडे को हम फ्रेश 70 क्वेश्चन ले रहे हैं, हम आपके सवाल नहीं क्वेश्चन टच कर रहे। तो आप उसके पहले भेज दीजिए, एक एक करके भेज दीजिए, मैं आपको देख देख के जो भी उसके एक्सप्लेनेशन होंगे मैं आपको वॉइस नोट में भेज दूंगा। ठीक है सर, मैं अभी भेज। ठीक है,
और जैन अजीम भाई कैसे हो? हाउ आर यू भाई? हेलो अजीम भाई, अजीम साहब कैसे हैं? हेलो। हेलो। यस। जी सर। कैसे हो? आवाज जा रही है हमारी आपको? जी आ रही है आवाज़। और बताएं कैसे हैं, क्या है चीजें, थोड़ी सी तो बता दें। जी एग्जाम का क्या अलहमदिल्ला। प्लान है? प्लान इससे तो अभी पहले एग्जाम कभी दिए कि नहीं दिए? नहीं, एग्ज़ाम दिए नहीं अभी, प्रिपरेशन ही चल रही है। अभी तक रजिस्ट्रेशन कराएं कि नहीं अभी तक? नहीं नहीं, अभी नहीं करवाई। तो यार रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन था, 50% पे। नहीं, वो फिर अपना प्रिपरेशन देख के तैयारी करने को बोल रहा था, तो अभी तक तो उतना नहीं था, इस वजह से नहीं करवाया। नहीं, लेकिन अभी अगर करा लेती है तो अगला फरवरी तक आपके पास टाइम रहता है। आप अगला जाते फरवरी? एग्जाम। हाँ। वो तो एग्ज़ाम से पहले भी हो जाएगा ना रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो तो उतना भाई करके मसला नहीं हो तो होता। जाएगा, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जो $400 का आपका आईएमए की फीस है वो 200 पे बनती है ना। अच्छा अच्छा, डिस्काउंट चल रहा था। जी, आज आखिरी दिन है। अच्छा अच्छा, चलें अल्लाह करीम, आगे मिलेगी तो आगे करवा लेंगे। हम्म, वो तो सही कल है लेकिन मॉर्निंग तक मिलेगा मिराज भाई। मैं आपको कल मॉर्निंग तक मिलेगा। या मतलब टाइम जोन का मैटर है ना, टाइम जोन का मैटर है। इसलिए। चलो खैर, खैर है, अगर आप जैसे भी देख ले, अगर करा सकते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा ले। वैसे भी क्रेडिट कार्ड से पे करना तो 1 महीना का आपको टाइम मिल ही जाता है। 1 महीना 45 दिन का जो भी है। दूसरा, आपको एक हैंडसम सेविंग हो जाता है, 250 दिरहम का, $250 का। जी ये जी। तो प्लानिंग का पार्ट हो जाता है कि मान लो, और एग्जाम आप कभी भी दे सकते थे अगले साल मार्च तक। तो फरवरी में विंडो खत्म हो जाती है, तो फरवरी तक आप कभी भी एग्जाम दे के क्लियर करके नक्की कर लेते। ठीक। तो ये थोड़ा सा देख ले, अभी भी रात तक का टाइम है। तो एक दफा रजिस्ट्रेशन करवा दी तो 1 साल तक वैलिड रहेगा, 1 ईयर। हाँ हाँ हाँ, और रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा ना तो आपको मन भी लगता रहेगा पढ़ाई करने में, हाँ क्योंकि जी बिल्कुल। जब तक आदमी अपना वो डेडलाइन सेट नहीं करता ना, जब तक गोल सेट नहीं करना ना, वो अंदर से ये नहीं आता, फीलिंग नहीं आता। हाँ, तो ये अगर 1 ईयर के अंदर हमने अटेम्प्ट कर लिया एक, हाँ, तो जो नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर करना पड़ेगा। फिर खाली मेंबरशिप देनी होगी। मेंबरशिप देनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, मेंबरशिप कितनी है? मेंबरशिप 230 रुपए की बनती है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ रहते हैं ऑफर, तो इतना कोई मसला नहीं है। बट एटलीस्ट एक पेपर भी अगर आपका साल भर के अंदर में एक ग्रुप भी निकल गया, और आपने जी अगर एफर्ट लगा दी, तो साल भर के अंदर में दोनों ग्रुप आपका निकल जाएगा, तो फिर झंझट ही नहीं रहेगा। इंशाल्लाह। हम्म। ये थोड़ा सा बस ये है कि आपको देखना है कि हाँ भाई मेरे को कैसे कैसे जानी है। ठीक है, तो आप देख लें, कोई मसला नहीं है उसके लिए। कितना है अभी चल रहा है सर? 200 250? 470 है, तो उसका 50% निकाल लीजिए। 235? आई बिलीव 235 या 35 245 बनेगा, जो भी बनेगा, 235 या 245 जो भी बनेगा। डॉलर्स? कैसे भी अच्छा डिस्काउंट है मिराज भाई, 50% तो बड़ा बहुत डिस्काउंट है। बड़ा डिस्काउंट है, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल डिस्काउंट एग्जैक्टली। तो ये आप, मैं तो बोलूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा सहूलत है, आप क्लासेस बाद में भी स्टार्ट करो, कोई मसला नहीं है। पढ़ाई लिखाई थोड़ा लेट से भी स्टार्ट करने से चलेगा, लेकिन एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो
एक पैसे भी बच जाएंगे, दूसरा आपको लगेगा हाँ भाई नाउ आई मीन आई हैव टू स्टडी। 235 छोटी जी। चलिए मैं सोचता हूँ घर पे है ना, अभी इसके बाद मैं बात करता हूँ। चले कोई नहीं, कोई मसला नहीं। मैं आपको सुबह तक बताता हूँ। कल तक टाइम है? हाँ कल तक आपके पास टाइम है। शाम तक या सुबह तक? वो कल तक मतलब कल शाम तक नहीं मिलेगा। एक्चुअली इट इज 30th, अप टू 30, हाँ 30। हाँ तो आज 30 अप टू 30 यूरोप टाइम जोन। तो यूरोप टाइम जोन है इसीलिए आपको बेनिफिट मिल रहा है, वरना नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखिए रजिस्ट्रेशन के मैं आपको लिए ठीक क्या है। बोला, क्या बोले, क्या बोले? जी जी आप कंटिन्यू करें, मैं आपको नहीं नहीं, बाद कुछ में कर सवाल लेता है हूँ तो फिर पूछ लेता हूँ, कोई मैसेज। मसला ये रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपसे डिस्कस करके ना बाद में क्लास के फिर मैं आपको कर लेता हूँ। आप मुझे लिंक सेंड कर दें जो भी है, नहीं। हाँ हाँ कैसे करें। ठीक है जी। देखिए ये भाई ये सेक्शन बहुत छोटा है, सेक्शन डी है, 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, काफी थ्योरेटिकल सेक्शन है। ठीक है, इसको अकेले पढ़ने जब बैठिएगा तो हो सकता है कि यू विल लॉस्ट इट, क्योंकि काफी सारा थ्योरी है, बहुत ज्यादा डिटेल में थ्योरी है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, देन ओनली यू कैन एबल टू आंसर। तो सबसे पहला इन्होंने सवाल ये लिखा कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास पहले रिस्क होगी, फिर आप उसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना होगा एज अ फर्स्ट वर्क। पहला काम आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना रहेगा, और सेकंड काम आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको वैल्यू प्रोवाइड करना होगा, और वैल्यू प्रोवाइड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने का मतलब उसकी मिटिगेटिंग प्लान्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि इवोल्यूशंस कैसे कैसे आया है। इन द प्रीवियस डिकेड्स बिजनेस एड्रेसेस द रिस्क मैनेजमेंट विद द फ्रेगमेंटेड अप्रोच। द आईएमए स्टेटमेंट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट आईएमए स्टेटमेंट ऑन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या बोलता है, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, यानी उसके फ्रेमवर्क के बारे में, उसके एलिमेंट्स के बारे में एंड इंटीग्रेशंस के बारे में बातें करता है। कौन? ये आईएमए अपने एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क में ये इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अब इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इंटरप्राइज यानी एज अ बिजनेस के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उसके बारे में बात होती है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर इन्होंने सीधे लिख दिया, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच रिस्क ऑफ एन इंटरप्राइज वाइड प्रोस्पेक्टिव। और उसके गोल क्या हो सकते हैं? उसके गोल ये हो सकते हैं कि आप जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू टू क्रिएट, जो इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट होता है, जो द गोल इज टू क्रिएट, प्रोटेक्ट एंड एनहांस द शेयर वैल्यू। ठीक है, यानी आपकी पहली ऑब्जेक्टिव है कि क्रिएट, प्रोटेक्ट और एनहांस दी स्टेक होल्डर्स की जो वैल्यूज है, जो आपके कंपनी से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी वैल्यू को इनहांस करना by managing the uncertainty that could either negatively or positively influence the achievement of the organization objectives। कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज, ऐसी मिसहैपनिंग्स जिससे बिजनेस के रिस्क जो हो, जिससे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में प्रॉब्लम होगा, उसको मैनेज करने का जो प्रोसेस है वो ईआरएम मेरे को बताता है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया क्या, ट्रेजरी फंक्शन जो होता है फोकस करता है रिस्क emanating from the foreign currencies, interest risk, commodity। so financial risk को जो मैनेज करने की जो जिम्मेदारी होती है वो कौन सा बंदा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? वो बंदा जो होता है वो ट्रेजरी वाले फंक्शंस में लेते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस ग्रुप फोकस ऑन द हजार्ड रिस्क सच एज द फायर एंड एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पर सिर्फ ये एग्जाम्पल बेस्ड स्टडीज है कि जो ट्रेजरी के बंदे होते हैं वो रिस्क रिलेटेड टू फाइनेंस को मैनेज करते हैं, जो ऑपरेशन वाले बंदे हैं वो इंश्योरेंस करा के फायर और हैजर्ड वाले रिस्क होते हैं। ऑपरेशन लुक इनटू द वेरियस ऑपरेशनल रिस्क। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कनेक्टिविटी और सिस्टम रिलेटेड रिस्क के बारे में बात करते हैं। ऑन अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल फोकस ऑन द रिस्क कॉज्ड बाय द इनएडुकेट इंटरनल कंट्रोल एंट्रेंट टू द परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब आपके कंपनी में प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा तो हो सकता है कि पैसे फंड जो है उस पर आपके कंट्रोल्स प्रॉपर नहीं होंगे। तो ये काम कौन करता है? ये जी अपना अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट वाला बंदा
करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात हो जाता है कि जी ईआरएम जो है वो एज अ होल मतलब एज अ एंटरप्राइज के रिलेटेड जितने भी रिस्क है उसको मैनेज करने का काम करता है। अब ये टाइप ऑफ रिस्क के बारे में बात होती है, तो देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ रिस्क एग्जाम में आते हैं, तो ये थोड़ा सा समझना होता है कि एक होता है हैजार्ड रिस्क, जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेबल, जो हैजार्ड है, जो नेचुरल डिजास्टर से होने वाले हैं, इनकैपेसिटी ऑफ द डेट ऑफ द सीनियर ऑफिसर, सबूटेज, इंपेयरमेंट ऑफ द फिजिकल एसेट एंड टेररिज्म, ये सारे हैजार्ड रिस्क के एग्जांपल्स हैं। दूसरा फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क को हमने सेक्शन बी में काफी डिटेल में पढ़ा है, जिसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। इसका एग्जाम्पल ये होता है कि आप जब पैसे लगाते हैं तो आपको लगता है कि अभी हम 8% पे लगा रहे हैं, व्हेन आई विल गेट माय प्रिंसिपल, फिर दोबारा 8% के इंटरेस्ट पे नहीं लगा पाऊंगा, तो देयर इज अ रिस्क फॉर नॉट इन्वेस्टिंग एट द सेम रेट और एट द हायर रेट। तो ये इस तरह के रिस्क को इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं। एक्सचेंज रेट रिस्क को भी हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। दैट इज देयर कि आप अगर फॉरेन करेंसीज में आपकी रिसीवेबल या पेबल्स है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि अगर पेबल्स और उसके प्राइस अगर बढ़ गए, यानी आपकी करेंसी अगर डेप्रिशिएट होगी, तो देयर इज अ एक्सचेंज रेट रिस्क। दूसरा क्या है कि अगर रिसीवेबल है और सामने वाली करेंसी, आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई, यानी कि जिस करेंसी में आपने पैसे लिए वो करेंसी अगर डेप्रिशिएट की गई, तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। द सेम वे कमोडिटी रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में क्या होता है जी कि आपने जिसको पैसे दिया और वो पैसा टाइम पे आपको रिटर्न नहीं करे, तो देयर इज अ क्रेडिट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब होता है पैसे अगर आपने कहीं पे लगा दिए और आपको टाइम पे आपने उसको लिक्विड नहीं करवा पाए, उसके वो आपके कैश में अवेलेबल नहीं हुआ, दैट इज काइंड ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। फिर आता है जी मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में भी द सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। तो वे नहीं सही, द मार्केट रिस्क हमेशा सिस्टमैटिक हो जाते हैं, क्योंकि वो रिस्क होते हैं जो मार्केट को एज अ होल होता है। यदि मार्केट में आपको भी सेम रिस्क है उतना मेरे को भी है, तो दैट काइंड ऑफ रिस्क इज सिस्टमैटिक रिस्क। अब आता है जी ऑपरेशनल रिस्क आर रिलेटेड टू द एंटरप्राइज ऑनगोइंग एवरीडे ऑपरेशन से रिलेटेड रिस्क है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि ऑपरेशन रिस्क इज द लॉस फ्रॉम द इनएडिक्वेट ऑफ फेल इंटरनल प्रोसेस, यानी आपने कंपनी में इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, पूरी प्रोसेस अच्छे से नहीं फॉलो की जाती है, देन देयर इज अ ऑपरेशन रिस्क। और वो रिस्क किस चीज का फेलियर ऑफ इंटरनल प्रोसेस से, पीपल से या सिस्टम से, या कोई भी रीजंस हो सकता है जिसके कारण ये आपके ऑपरेशन रिस्क अराइज हो सकते हैं। द फेलियर कैन बी रिलेट टू द ह्यूमन रिसोर्सेस, और वो क्या हो सकता है कि आपने जब हायरिंग करी है तो प्रॉपर हायरिंग नहीं करी है, या जिस बंदे को ट्रेनिंग देनी थी वो सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं दी है। फिर बिजनेस प्रोसेस में यानी आपकी पुअर इंटरनल कंट्रोल से जहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो वहाँ पे आपके क्या हो जाते हैं, ये सारे हो जाते हैं ह्यूमन ग्राउंड पे सारी चीजें हैं। उसके बाद है टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी डाउट्स है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो रिस्क है, वो सारे रिस्क। प्रोडक्ट के फेलियर की रिस्क, जब आप कोई नए प्रोडक्ट लाते हैं उसमें कस्टमर के हिसाब से आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करते, या कस्टमर से जो पैसे चार्ज करते हैं उसके अगेंस्ट में आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, तो वहाँ पे प्रोडक्ट फेलियर रिस्क हो जाती है। फिर उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क जो होते हैं इंक्लूड द लीगल मेकिंग द सब्जेक्ट टू द सिविल और क्रिमिनल पेनल्टीज। इसके अंदर में लीगल केसेस भी इंक्लूड किए जाते हैं। कैन बी मैनेज विद एडुकेट इंटरनल कंट्रोल, अगर आपके पास प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है, चेक एंड बैलेंस है, तो आप इसको सही कर सकते हैं। या फिर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, यानी आप अपने पूरी चीज को इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे हाउ द थिंग्स आर वर्किंग और किसको इम्प्रूव किया सकता है, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड थिंग्स है बिजनेस के अंदर में जिसको हटाया जा सकता है, एलिमिनेट किया जाता है। इससे आपकी ऑपरेशन भी इम्प्रूव हो जाएगी एंड you will save the business from going into the some operational रिस्क। एंड द बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, बीसीपी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बीसीपी क्या होता है कि बिजनेस इंश्योर करता है कि उसकी अपनी क्रिटिकल एक्टिविटीज चलती रहे, ताकि बिजनेस में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम आउट ऑफ बिजनेस नहीं हुए। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग द बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, बीसीपी इसको कहा जाता है। फिर आता है स्ट्रेटेजिक रिस्क। इसका मतलब क्या होता है, कोई इकोनॉमिक रिस्क हो सकते हैं, पॉलिटिकल रिस्क हो सकते हैं, रेगुलेटरी रिस्क एंड रिस्क रिलेटेड टू द ग्लोबल मार्केट कंडीशंस। जैसे अभी हमारा कोरोना था, तो ये ऐसा लाइक ऑफ स्टार्ट ये हो गया था, ग्लोबल लेवल पे ये रिस्क था, तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क था जिसके कारण सारी कंट्रीज को सफर करना पड़ा। एंड आल्सो इंक्लूडेड द रेपुटेशन रिस्क एंड लीडरशिप, ब्रांड रिस्क एंड चेंजिंग द कस्टमर नीड्स। चेंजिंग द कस्टमर नीड्स का सबसे अच्छा एग्जांपल्स होता है कि इफ यू रिमेंबर कि पहले हम लोग क्या नाम है टेप रिकॉर्डर खरीदते थे, तो कस्टमर के अब प्रेफरेंसेस चेंज हो गए ना, दे मूव टू द
मोबाइल पे अब वो गाना.com और सम अदर सर्विसेज दे आर बाइंग, और फिर एप्पल के कोई सर्विसेज बाई करते हैं या हुआवी के सर्विसेज बाई करते हैं, तो अभी वो कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज हो गए। उसके कारण जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो रिस्क हो गया तो वो उसकी स्ट्रेटेजिक रिस्क में आ गई। उसके बाद बोल रहा है द बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, द रिस्क दैट द कंपनी विल हैव लोअर देन द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट और विल इनकर अ लॉस। यानी कंपनी ने जो सोच के रखा हुआ है कि हाँ भाई चलिए हमने 5% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था बिजनेस में, लेकिन 5% से 4% हो गया, तो दैट इज कॉल्ड द बिजनेस रिस्क। या फिर हमने एक लॉस का एक एस्टिमेट बना रखा था कि 100,000 का लॉस होगा, बट मेरा 100,000 से ज्यादा लॉस हो गया, दैट काइंड ऑफ लॉस इज कॉल्ड द बिजनेस रिस्क। अब आती है जी वोलेटिलिटी एंड टाइम। वोलेटिलिटी का मतलब होता है एनी टाइम अनसर्टेनिटी इंक्रीजेस द रिस्क। जब आपकी अनसर्टेनिटीज यानी अनएक्सपेक्टेड आपके जब इंक्रीज हो जाते हैं तो आपके रिस्क ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। दस द volatility or the duration of the project or investment increases, so it does associated the risk। यानी कभी भी आपकी जो अनसर्टेनिटी जैसे किसी चीज में चेंज हो जाती है, वैसे वैसे उसकी चीजें वैसे वैसे आपकी जो रिस्क क्या हो जाते हैं जी, बनने लगते हैं। बट एग्जाम का जो मेन क्वेश्चन से स्टार्ट होता है वो टाइप्स में से तो एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं, बट असल सवाल जो आता है वो आता है जी रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस से। और आप जब कभी भी कंपनी में एज अ सीए में जब जाइएगा, देन हो सकता है कि आपको कभी एडवाइस करना पड़े इस पूरे प्रोसेस के बारे में। तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, यानी आप लिस्ट डाउन कीजिएगा एक पार्टिकुलर बिजनेस के अंदर में व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इज देयर। तो ये क्या होता है, एवरी रिस्क दैट कुड अफेक्ट द अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव मस्ट बी कंसीडर्ड। जिससे कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव होने में ऑब्स्टिकल है, प्रॉब्लम है, सारे को आप आइडेंटिफाई नोट डाउन कीजिएगा। नोट दैट दैट गो डज नॉट मीन एवरी सिंगल रिस्क दैट इज पॉसिबल। ठीक है, नोट दैट दिस डज नॉट मीन्स एवरी सिंगल रिस्क दैट इज पॉसिबल, ओनली दोज could have an impact on the organization। आप वो आइडेंटिफाई कीजिएगा कि किसके किसके एक्चुअल इम्पैक्ट्स हैं बिजनेस के अंदर में, वो सारे को नोट डाउन लिस्ट डाउन कीजिएगा। रिस्क आइडेंटिफिकेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन डाउन टू इट्स लोएस्ट ऑपरेटिंग यूनिट्स। यानी टॉप टू बॉटम करिएगा, एंड टू एंड कीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, ताकि आप जब उसके कंट्रोल्स लगाएंगे तो सबसे पहले उस पॉइंट को आप कवर करेंगे। Some occurrence may be inconsequences for the enterprise as a whole, but deleterious for a individual units। कभी कभी छोटा होता है बट उसके इम्पैक्ट्स काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए इन टू एंड आप वेरीफाई कीजिएगा। फिर सेकंड होता है जी, इसमें क्या होता है, एसेस रिस्क का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू गिव द वैल्यूज, यू हैव टू क्वांटिफाई। आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिफाई, यानी पता करना पड़ेगा कि इस लॉस के इम्पैक्ट क्या होते हैं। तो एसेस रिस्क का मतलब होता है एवरी रिस्क मस्ट बी एसेस टू एज टू द प्रोबेबिलिटी एंड द पोटेंशियल इम्पैक्ट। इसकी प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है और साथ में इसके इम्पैक्ट क्या है। क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स इंक्लूड द बेंचमार्किंग, द सिनेरियोज एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट चेंज टू द assumptions। एजम्पशन यानी सिनेरियो बेसिस होगा, केस टू केस एज इफ एनालिसिस की तरह होता है। सेंसिटिविटी यानी कि एक एक सिचुएशन चेंज होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी एनालिसिस यू हैव टू डू। नॉट ऑल असेसमेंट नीड टू बी मेड टू द क्वांटिटी, द क्वालिटेटिव आइटम्स जैसे हाई मीडियम लो इज ऑफन यूज। और साथ में कोई कोई कंपनी क्या करती है, एक वैल्यू बेस्ड भी एनालिसिस करती है, दूसरा पॉइंट वाइज भी करती है। वो बोलती है कि ये वाले होने के साथ ये वाला अगर हो गया तो कंपनी को ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर दिस टाइप ऑफ सम risk happens and some unforeseen happens, mishaps happen, then the company will have suffered this type of problem। तो ये सारी चीजें एनालिसिस वो करते हैं, इम्पैक्ट का बात होता है। फिर बात आती है जी प्रायोरिटाइज करने का। तो प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है, आप सारी चीज के लिए तो कोई मिटिगेशन प्लानिंग नहीं कर सकते, आपको उसमें से चेक करना पड़ेगा कि जिसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा आप उसको सबसे पहले ये कीजिएगा। तो इन लार्ज complex organization, top management may appoint the ERM committee, enterprise risk management committee, to review the risk, identify the various operating unit and create the coherent response plan। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो ERM वाली कमेटी है वो एक रिस्पॉन्स प्लान लिख के देगी। उसके बाद द कमेटी मस्ट इंक्लूड, किस चीज को इंक्लूड करेगी, मस्ट इंक्लूड द पर्सन हु हैज कॉम्पिटेंट टू मेक दिस जजमेंट। यानी कि इस टाइप के डिसीजन में जो कामयाब लोग हैं, जिनके इनपुट्स इंपॉर्टेंट है, बिजनेस को मैटर्स करते हैं, द कमिटी विल इंक्लूड दोस काइंड ऑफ पीपल आल्सो। ठीक है, एंड आर इन पोजीशन टू एलोकेट द रिसोर्सेज फॉर द एडुकेट रिस्क रिस्पॉन्स। सीईओ, सीएफओ, सीएओ, ये सारे
उसके अंदर में ऑफिसर्स इंक्लूड किए जाते हैं। फिर बात आता है जी फॉर्मुलेट द रिस्क रिस्पॉन्स। अब रिस्क रिस्पॉन्स क्या होता है, जो कमेटी होती है वो बताती है कि इस टाइप की अगर रिस्क है तो हम क्या क्या रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्स जो होता है एक तरह से प्लान्स होते हैं, मिटिगेशन प्लान्स होते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, द कमेटी रिस्पॉन्स, एडुकेट रिस्पॉन्स क्या बोलते हैं, person at not level of must be made aware of the importance of the risk response appropriate to their level। और जो भी बंदा है उसको अवेयर करना, क्योंकि जब जहाँ पे अवेयरनेस होती है वहाँ पे क्या होते हैं, मिस्टेक्स थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि अब जहाँ जो वेल इन्फॉर्म सिचुएशन होता है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी कम खराब होती है। फिर आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब सिंपल सी बात यह है कि बार बार उसको चेक करना कि जो हमने प्लान या जो मैंने चीज़ें एग्जीक्यूट करी है, इज दिस एग्जीक्यूशन इज वर्किंग फाइन और नॉट। इफ नॉट देन दे हैव टू री इम्प्लीमेंट, दे हैव टू इंट्रोड्यूस समथिंग मोर। They बोल that the two most resources of the information for the ongoing assessment, it is also going the ongoing assessment। monitor का मतलब होता है ongoing assessment for the adequacy of the response। एडुकेसी का मतलब क्या होता है, वही कि हमने जो लगाया वो प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है, जिस पर्पस के लिए लगाया है वो पर्पस को वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, वो एडुकेट है कि नहीं। अगर एडुकेट नहीं है तो उसमें फर्दर नया इनपुट देंगे, उसको चेंज करेंगे। एंड चेंज द नेचर ऑफ द रिस्क देमसेल्फ। The closest of the activities of themselves, the manager of an operating is the best position to manage the effect of the chosen risk response। जो डिपार्टमेंट या बंदे जो ऊपर में जो मान लीजिए जो कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं, या यूनिट के जो ऑपरेटिंग मैनेजर्स होते हैं, वो इस बात को ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं, और दे ऑलवेज कीप आइज ऑन द इम्प्लीमेंटेशन और दे सीज कि हाँ वट एवर द इंटेंशंस वी फॉर द पर्पस ऑफ management we have implemented certain certain practices, whether this practices is performing fine or not, या जो controls मैंने लगाए वो controls proper fine हो रहा है कि नहीं। the audit functions क्या होता है, is ongoing manager may not always be objective about the risk facing the units, especially when there is a stake of designing the particular response strategy। so आपको analyzing the risk response are among the normal duties of the internal auditor। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सिर्फ जो यूनिट मैनेजर्स है, they are not the sufficient guys, so the audit committee also comes into it and they check कि हाँ जी जो कंट्रोल्स लगे हैं वो कंट्रोल्स प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, या कंट्रोल्स जो इश्यूज को एड्रेस कर रही है या नहीं कर रही है, दे आर चेकिंग इट। तो इसको अगर आप शॉर्ट करके पढ़ेंगे तो सबसे पहला काम क्या है, आइडेंटिफिकेशन, फिर एसेस करना, फिर प्रायोरिटाइज करना। प्रायोरिटाइज में सिर्फ कम्युनिकेट करना होता है और कुछ नहीं करना होता, टीम को लाना होता है। और फॉर्मुलेट द रिस्क रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या होता है कि हमने जो चीज़ें करनी होती है, कैसे कैसे हम रिस्क को मिटिगेट करेंगे, और साथ में मॉनिटर करते रहना ताकि हम चेक करते रहें कि हाँ जो इम्प्लीमेंट किया वो प्रॉपर हुआ है या नहीं। अच्छा बताते हैं जी प्रोबेबिलिटीज। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क एक्सपोजर्स का मतलब क्या होता है, रिस्क कैन बी क्वांटिफाई एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स। पहला सेवरिटी, सेवरिटी का द अमाउंट ऑफ द लॉस ऑफ दिस कंसिक्वेंस, अगर कुछ हुआ तो उससे कितना नुकसान होगा। एंड लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का मतलब चांसेस, अगर ये हो गया तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट निकलता है दैट इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड लॉस। दोनों के जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड लॉस। अब बताया गया कि माइनर पेनिट्रेशंस एक तरह का एग्जांपल्स है जिसमें बताया कि पोटेंशियल मॉनेटरी लॉस होगा $1,00,000 का, बट इसके होने के चांसेस जो है वो 95% है, यानी कि एक्सपेक्टेड लॉस इज 95,000, 1,00,000 का 95%। बोला है कि अनऑथोराइज्ड व्यूइंग ऑफ इंटरनल डेटाबेस, अनऑथोराइज्ड व्यूइंग ऑफ इंटरनल डेटाबेस, अगर ये टाइप के कोई लॉस, कोई इवेंट्स ऑकर हुए हैं तो उसकी जो मॉनेटरी इम्पैक्ट है 50 मिलियन है, और इसके होने के चांसेस 35% है। तो 35% होने के चांसेस, इसका मतलब 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 35%, इसका मतलब 17,50,000 या 17.5 मिलियन उसकी मॉनेटरी वैल्यू बनेगी। फिर बोल रहा है कि अनऑथराइज ऑल्टरेशन ऑफ इंटरनल डेटाबेस, अगर कोई इंटरनल डेटाबेस में कोई ऑल्टरेशन किसी ने आके कर दिया तो उसके जो इम्पैक्ट है वो 2000 मिलियन के बराबर है, यानी 2 बिलियन के बराबर है। 2 बिलियन के बराबर उसका सिर्फ लॉस है अगर ऐसा हुआ तो, पर इसके होने के जो चांस है वो सिर्फ 1% है। इट्स अ वेरी वेरी रेयर, यानी इट्स वेरी रेयर चांसेस कि ऐसा कभी हुआ होगा कि डेटाबेस को किसी ने जाके ऑल्टर कर दिया। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो 1% है। 1% इज द चांस, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हैपनिंग। तो एक्चुअल जो इम्पैक्ट पड़ा वो 20 मिलियन का पड़ा।
तो अगर ये सारे इवेंट्स जब ऑकर करेंगे देन वी कैन से दैट कि ये अगर ये माइनर पेनिट्रेशंस हुआ तो 950,000 का नुकसान हो सकता है, और किसी ने इंटरनल डेटाबेस को अगर रिव्यू कर लिया और अनऑथराइज व्यू किया तो उससे कंपनी को होने वाला नुकसान है 17.5 मिलियन का, और अगर अनऑथराइज ऑल्टरेशन किसी ने कर दिया तो देयर इज अ चांसेस ऑफ 2 बिलियन नुकसान होने वाला है, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो, उसकी लाइकलीहुड इज वेरी नॉमिनल, इज 1%। फिर भी अगर होता है तो उसके जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो हमारे लिए 20 मिलियन के हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉस निकालते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस या अनएक्सपेक्टेड लॉस इज द अमाउंट ऑफ द पोटेंशियल लॉस दैट एक्सीड द एक्सपेक्टेड अमाउंट। ठीक है, तो ये जो सिचुएशंस है, अगर ऐसा हो गया तो किसी का भी जो मैक्सिमम लॉस है, तो मैक्सिमम लॉस माइनर पेनिट्रेशंस के क्या है 1 मिलियन हो जाएंगे, अनऑथराइज व्यूइंग के 50 मिलियंस हो जाएंगे मैक्सिमम, और अनऑथराइज ऑल्टरेशंस अगर किसी ने कर दिया तो 2 बिलियन तक मैक्सिमम लॉस हो जाएंगे। दैट इज द मैक्सिमम लॉस। अब बताता है जी रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है कि आप कितने रिस्क को एब्जॉर्ब कर सकते हो, कितने रिस्क को बियर कर सकते हो, यानी आपकी डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस जो होती है, दैट इज कॉल्ड द रिस्क एपेटाइट। द डिग्री ऑफ अनविलिंगनेस टू अपर मैनेजमेंट टू एक्सेप्ट द रिस्क इन टर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस रिस्क एपेटाइट has a low appetite, the risk response strategy adopted will be quite different from those organization who has a willing to accept the high। यानी दो organizations के response different हो सकते हैं for same kind of event depending upon the appetite। appetite का मतलब वही होता है कि accept करने की जो होती है आदमी की क्षमता होती है, वो उसको हम रिस्क एपेटाइट बोलते हैं। अब बात आती है कि आपके रिस्क के रिस्पॉन्स क्या हो सकते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू द हाउ यू ट्रीट द रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये समझने के लिए सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है जो रिस्क को अवॉइड कर देना। रिस्क को अवॉइड कर देना, इसका मतलब क्या होता है, बोल रहा है कि एंड द एक्टिविटी फ्रॉम विच द रिस्क अराइज। जिस काम से आपकी एक्टिविटीज से रिस्क अगर आ रहा है उस एक्टिविटीज को खत्म कर दो। यानी रिस्क ऑफ हैविंग अ पाइपलाइन सबोटेज इन एन अनस्टेबल रीजन। कोई अनस्टेबल रीजन है जहां से आपकी पाइपलाइन गुजरती है और आपको लगता है कि बार बार उसमें प्रॉब्लम होने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, आप वो पाइपलाइन को छोड़ दीजिएगा, बेच दीजिएगा, ताकि आपके ये रिस्क रहे ही नहीं। तो इस तरह की जो चीजें होती है, यानी जिस एक्टिविटी के कारण जो रिस्क आ रहा है उस एक्टिविटी को अगर आपने छोड़ दिया तो इसका मतलब आपने रिस्क अवॉइड कर दिया। रिस्क रिटेंशन का मतलब क्या होता है, रिस्क रिटेंशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट कर लिया किसी एक एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमने टर्म यूज किया जी रिस्क रिटेंशन। दिस टर्म इज बिकमिंग सिनोनिम्स विद द फ्रेज कॉल्ड सेल्फ इंश्योरेंस। यानी आपकी अपनी मर्जी है कि हाँ भाई मेरे को यहाँ तक रिस्क चलता है, दैट इज कॉल्ड द रिस्क रिटेंशन। अब आता है जी रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन का मतलब होता है कि आप अपने रिस्क को लोअर कर सकते हैं। अच्छा हाँ, रिस्क को क्या किया जा सकता है, इलिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ मिटिगेट किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता। is the act lowering the level of risk associated with an activity. For example, risk of system penetration can be reduced by maintaining the robust information security function within the organization. कोई आपके सिस्टम में आके पेनिट्रेट करे, कोई सिस्टम में आके अंदर में इंट्रूडर की तरह घुस जाए, आप उसके लिए स्ट्रॉन्ग फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि कोई भी बंदा आपके नेटवर्क में आके नहीं जाए। तो दिस इज द वे ऑफ रिस्क रिडक्शन, इसको मिटिगेशंस बोलते हैं। इसमें आपने क्या कर लिया जी, आपने अपनी चीजों को मिटिगेट कर लिया, रिस्क को रेस्ट्रिक्ट कर लिया, लोअर कर लिया, जितना पहले चांसेस था आप उस चांसेस को आपने रिड्यूस कर लिया। अब रिस्क शेयरिंग क्या होता है, ट्रांसफरिंग सम पोटेंशियल रिस्क टू द अनदर पार्टी। आपके जो एग्जांपल्स, जो आपकी जो रिस्क है वो आप खुद हेज करने के लिए किसी और के साथ आप एग्रीमेंट में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिस्क शेयरिंग। इसका दूसरा नाम रिस्क ट्रांसफर भी है। यानी इसका जो एग्जांपल्स वो क्या होता है कि आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज बाई कर लेते हैं कि आपको लगता है कि बिल्डिंग के आग लग जाएगी, फायर हो जाएगा, पानी आ जाएगा, तो प्रोटेक्ट द बिल्डिंग, ठीक है, आपने क्या कर लिया कि हाँ जी भाई इंश्योरेंस करा लेते हैं, एटलीस्ट जितना लॉस होगा उसकी रिकवरी हमें मिल जाएगी। तो इस तरह के जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रिस्क
शेयरिंग, एंड लास्ट आता है रिस्क एक्सपोलेशंस। ये बोलता है इट इज द डेलिबरेट coating of the risk in order to pursue the high returns of the investment. Example include the wave of internet only businesses that's created in late 90s and cutting edge technology such as the genetic engineering. Risk exploitation, coating the risk in order to pursue a high return of investment. ये आपको क्या, ये जो क्या होता है रिस्क एक्सप्लॉयटेशन में, आप वो रिस्क को ले लेते हैं क्योंकि आपके पास हायर रिस्क है, हायर एंड में प्रॉफिट आने वाला होता है, तो आप रिस्क को अपने पास ही रखते हैं, आप कहीं पे उसको ना ट्रांसफर करते हैं, ना अवॉइड करते हैं, ना रिडक्शंस करते हैं, वो रिस्क आप अपने साथ पे लेके रखते हैं। तो ये जो थोड़ा सा पार्ट था, दिस वाज द ऑल पार्ट ऑफ द रिस्क से रिलेटेड था। तो फर्स्ट वी रेड व्हाट इज कॉल्ड द रिस्क, फिर मैंने रिस्क के टाइप्स के बारे में पढ़ा, और रिस्क के टाइप्स में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जी हजार्ड, फाइनेंशियल, ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क, और साथ में बिजनेस रिस्क। उसके बाद वोलेटिलिटी एंड टाइम्स का रिलेशन बताया, फिर उसके बाद ये स्टेप्स बताएं कि 5 तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, फिर एसेस करना, फिर प्रायोरिटाइज करना, फिर रिस्पॉन्स बनाना और फिर मॉनिटर करना। फिर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क एक्सपोजर्स निकालना सीखा कि एक्सपेक्टेड कैसे निकालते हैं। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड या मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, तो अगर परसेंटेज को अप्लाई नहीं करिएगा तो जो मैक्सिमम लॉस होगा दैट इज कॉल्ड द अनएक्सपेक्टेड लॉस होगा। उसके बाद हमने चीजें पढ़ा कि रिस्क एपेटाइट क्या होता है। रिस्क एपेटाइट का मतलब ये होता है आपकी विलिंगनेस कहाँ तक आप रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर बातें होने के उसके बाद में पढ़ा स्ट्रैटेजी फॉर द रिस्क रिस्पॉन्स। तो हमने काफी सारे 4-5 टेक्निक्स पढ़ा था जिसमें हमने चीजों को पढ़ा कैसे हम अवॉइड करते हैं, क्या क्या रिटेंशन क्या कहलाता है, फिर रिडक्शन क्या कहलाता है, शेयरिंग क्या कहलाता है, एक्सप्लॉयटेशन क्या कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये सिविरिटी मैट्रिक्स है। सिविरिटी में मैंने आपको बताया था कि आपके इम्पैक्ट चेक होते हैं, कितना ज्यादा आपकी चीजों को वो इम्पैक्ट करता है इन टर्म ऑफ वैल्यू। तो इन्होंने बोला जी रिस्क रिस्पॉन्स डिपेंड अपॉन द फोर्स, फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी। द फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि चांसेस ऑफ हैपनिंग कितना आता है, दूसरा सिविरिटी का मतलब कितना लॉस हो जाएगा। तो ये बोलता है कि the response to be implemented it depends on the frequency and severity matrix। इसका नाम होता है जी frequency and severity matrix भी इसको कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर frequency लो है, अगर frequency लो है और severity भी लो है, तो इसका मतलब है या तो रिस्क को रिटेन कर लो, रिस्क को रिटेन करने का मतलब रिस्क को रिटेन करने का मतलब एक्सेप्ट कर लो, चलो ठीक है चलता है। दूसरा, अगर फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम है लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करो, रिस्क को शेयर कर लो। रिस्क शेयर करने का तरीका मैंने क्या बताया कि आप इंश्योरेंस करा लो। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो रिस्क रिटेंशंस में चले जाओ, रिस्क रिडक्शंस में चले जाओ। रिस्क रिडक्शंस और रिस्क रिडक्शंस, रिटेंशन और रिडक्शंस में क्या होता है, रिटेंशन में एक्सेप्ट करते हैं और रिडक्शंस में क्या करते हैं कि आप थोड़े से अपनी जो अमाउंट ऑफ रिस्क है उसको क्या करते हैं, सिर्फ रिड्यूस कर लेते हैं। जिसमें हमने एग्जांपल लिया कि आपके यहाँ कोई आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में पेनिट्रेट नहीं करे, अनऑथराइज नहीं आ जाए, उसके लिए आपने इंश्योरेंस आपने क्या कर लिया, फायरवॉल अच्छा लगवा लिया। तो ये सारे पोजीशंस तभी होंगे, ये जो है आप उसके लिए रिडक्शन या रिस्क रिटेंशंस लगाएंगे। और लास्ट की जो सिचुएशन आएगी उसको क्या कहेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है और उसके सिविरिटी भी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, उसकी इम्पैक्ट भी ज्यादा है, तो उसको आप रिस्क अवॉइडेंस कर देंगे। जिसमें बताया गया कि अनसेफ रीजन से आपकी एक पाइपलाइन गुजरती है और हमेशा उसमें सबोटेज होने के चांसेस रहते हैं, तो इट्स बेटर कि वहां से काम ही हटा दो, काम बंद कर दो, तो आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड द रिस्क अवॉइडेंस। उसको हम बोलते हैं रिस्क अवॉइडेंस। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल आता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अभी जो आप CMA कर रहे हो तो CMA का सर्टेन कॉस्ट है, लेकिन साथ में आप उसकी बेनिफिट देखते हो कि हाँ भाई ठीक है, आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे चले जाओगे, आप मैनेजर बन जाओगे, आप CFO बन जाओगे, उसके लिए आपको एक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो आप वहाँ पे कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करते हो। तो व्हेन यू सी द बेनिफिट मोर देन द कॉस्ट आप एक्सेप्ट करते हो, व्हेन यू सी द बेनिफिट इज लेस देन द कॉस्ट तो आप उसको क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो। तो इन डिसाइडिंग अबाउट द रिस्क रिस्पॉन्स द मैनेजमेंट मस्ट कंसीडर द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। कौन से ऑप्शंस को, कौन से रिस्पॉन्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसके लिए वो क्या करता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है।
द रिस्क रिस्पॉन्स शुड बी इग्नोर्ड इफ द कॉस्ट एक्सीड्स द बेनिफिट्स। यानी की पॉइंट्स क्या है कि आपके रिस्पॉन्स को इग्नोर कर देना चाहिए अगर कॉस्ट बेनिफिट से ज्यादा है। द कॉस्ट एसोसिएटेड इन द रिस्क रिस्पॉन्स इंक्लूड बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, वो सारे कॉस्ट आपको लेना है। अब बता रहा है कि कॉस्ट क्या हो सकता है वो देखिए। तो सबसे पहला कॉस्ट हो सकता है कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग, के किस टाइप के कंट्रोल्स हम लगाएंगे, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल को इम्प्लीमेंट का कॉस्ट, फिर बात आता है मेंटेनिंग द रिस्क रिस्पॉन्स। मेंटेनिंग द रिस्क रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि आप जो आपने अभी जो रिस्पॉन्स लगाया है, जो मेजर्स लिए उस मेजर्स को मेंटेन रखने का भी एक सर्टेन कॉस्ट होता है। तो यानी कि डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनिंग दोनों को कॉस्ट को आप क्लब कर लेंगे। और साथ में मैनेजमेंट आल्सो कंसीडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ईच रिस्क रिस्पॉन्स। साथ में अगर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है तो उसको भी आप इंक्लूड करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि सारे कॉस्ट को आप क्लब करके चेक करेंगे बेनिफिट से कि आपको वो कितने का कॉस्ट को लॉस होने से बचाएगा। अगर ये रिस्क अपीयर हो गया, मटेरियलाइज हो गया, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है वो अगर हो जाता है तो कितना का हमको लॉस हो रहा है, और साथ में हमको ये रिस्क को मेंटेन करने का, ये रिस्पॉन्स को मेंटेन करने का कितना कॉस्ट है, दोनों को कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे। अगर कॉस्ट एक्सीड कर गया तो फिर हम इसको छोड़ देंगे, अगर कॉस्ट कम है, बेनिफिट्स ज्यादा है तो वी विल implement it. The cost and related benefits of the each response can be measured quantitatively and qualitatively। यानी आपको वैल्यू के फॉर्म में भी देखना है और साथ में उसकी क्वालिटी वाइज भी देखना है कि उससे आपकी ऑपरेशंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ये दो पॉइंट्स पे आपके अपने कॉस्ट को चेक करना होता है बेनिफिट्स के अगेंस्ट। और बेनिफिट जो है दोनों टर्म में आपको देखना पड़ेगा जी, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव टर्म में भी एंड क्वांटिटेटिव टर्म में भी। अब बात आता है जी रेसिडुअल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क। रेसिडुअल रिस्क का मतलब क्या होता है, आपने सारे कंट्रोल्स लगा रहे हैं, हर तरह की एक्टिविटीज कर ली, उसके बाद जो बचा हुआ जो रिस्क है दैट इज कॉल्ड द रेसिडुअल रिस्क। तो रेसिडुअल रिस्क का मतलब सब काम करने के बावजूद भी अगर कुछ रह जाता है तो उसको रेसिडुअल बोलते हैं। इज द रिस्क ऑफ एन एक्टिविटी रिमेनिंग आफ्टर द इफेक्ट ऑफ एनी रिस्क रिस्पॉन्स। यानी आपने रिस्क रिस्पॉन्स मिटिगेशन प्लान एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बावजूद भी देयर इज अ चांसेस कि वो रिस्क रह जाएंगे, दैट काइंड ऑफ रिस्क इज कॉल्ड द रेसिडुअल। इनहेरेंट का मतलब होता है कि आपने कुछ भी नहीं रखा। is the risk of an activity that arises from the activity itself. For example, uranium prospective is an inherent riskier than retaining। यानी यूरेनियम को निकालना ज्यादा रिस्की है रखने के बनिस्बत। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आप मतलब उसको बेचने के बनिस्बत, तो ये उसकी इनहेरेंट है, आपको उसके चीज में लगाई है, इनकॉर्पोरेटेड है उसके अंदर कि आपके पास मतलब उस काम को एक्टिविटी से के अंदर ये ऑलरेडी इनहेरेंट है, यानी उसके नेचर में है। रेसिडुअल जब आपने सारे मेजर्स लगा लिए उसके बाद भी अगर कोई रिस्क है तो उसको हम लोग रेसिडुअल रिस्क बोलते हैं। अब बात होता है जी बेनिफिट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट की बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपकी जो रिसोर्सेज की जो इफिशिएंट यूज हो जाती है। ओनली आफ्टर द रिस्क आर आइडेंटिफाई कैन रिसोर्सेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड विद द जनरल विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोजर्स। तो इसमें क्या हो जाता है, सबसे बड़ा आप अपने रिसोर्सेज की इफिशिएंट एप्लीकेशन कर पाते हैं अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, कि अगर आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है तो। फिर बोल रहा है कि फ्यूअर सरप्राइज आफ्टर द कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन वाइड रिस्क असेसमेंट हैज बीन परफॉर्म, द ऑड दैट्स an incident that has never been considered will arise are generally reduced। तो इस तरह से मतलब आपको बहुत कम सरप्राइजेस मिलते हैं। यानी आपके पास अगर चीज़ें अच्छी होती हैं तो मान लो कि अगर आपके पास ऑफिस में चेक एंड बैलेंस है, कोई मतलब 3 लेवल चेक्स है, कोई अगर एपी की इनवाइस आती है तो आपके पास ऐसा शायद कभी होता होगा कि डबल पेमेंट हो जाए या उस इनवाइस के पेमेंट हो जाए जिसकी आइटम डिलीवर्ड नहीं हुई, तो ऐसे होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके 3-वे वेरिफिकेशन अगर आपके ऑफिस पे नहीं है तो देयर इज अ हाई चांसेस कि डबल पेमेंट हो जाए, उस इनवाइस के पेमेंट हो जाए जिसके इनवाइस पे कभी माल डिलीवर भी नहीं हुई। फिर बोल रहा है रीअश्योरिंग द इन्वेस्टर्स, और साथ में आपके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो भी एश्योर्ड हो जाते हैं, हाँ भाई इस कंपनी के अंदर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है तो हमारी चीज़ें बची रहेंगी। कॉर्पोरेशन स्ट्रॉन्ग फंक्शंस विल प्रोबेबली हैव द लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो उनके बार बार जो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो कम हो जाएंगे, यानी कि उनके जो नॉर्मल कॉस्ट होते हैं वो बच जाते हैं।
अब बात आ जाता है जी, ये छोटे से टॉपिक्स है। लाइबिलिटी एंड हैजर्ड इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट दैट शिफ्ट्स द रिस्क ऑफ लॉस कॉज्ड बाय द सर्टेन स्पेसिफाइड occurrence from the insured to the insurer in exchange for the periodic payment called a premium। जब आप किसी को प्रीमियम दे देते हैं तो आपकी जो रिस्क होती है, मान लो आग लगता है, बिल्डिंग जल जाता है, तो आपको बनाना पड़ता, लेकिन आपने वो बनाने का कॉस्ट को बचाने के लिए आपने क्या किया, कुछ प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हो। तो ये तरह का जो अरेंजमेंट है, इसको हम, इस अरेंजमेंट के लिए जो पेमेंट होता है उसको हम रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। और ये जो शिफ्टिंग है इसको हम एक्सचेंज ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं जी, इस प्रोसेस को कि हमने अपने इंश्योरेंस को ये हमारा एक रिस्पॉन्स है, ठीक है, रिस्क का रिस्पॉन्स है, रिस्क रिडक्शन है, रिस्क मिटिगेशन है। The liability insurance provide and organize with the financial protection against the damage caused by the consumer by faulty product or injury to the person। तो इसको liability insurance बोलते हैं। Hazard insurance in case of the homeowners or automobile drivers insurance to protect the organization against the damage caused to its facilities by accident and natural disaster। तो इसको hazard insurance बोलते हैं। ये सिर्फ बस nomenclature आपको जानना जरूरी है, उतना डिटेल में नहीं भी जानेंगे तो चलेगा। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं इस पे जाने से पहले आप लोग से एक 5 मिनट का डिस्कशन। तो काजल, आपको यहाँ तक में चीजें थोड़ी क्या लग रही, इजी लग रही हैं ना एक रीडिंग पे? हाँ सर, इतना अनस भाई, नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब, बट आपको रीडिंग करना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन जो होंगे ना वो ट्रिकी होते हैं। हाँ सर वो तो है, पर हाँ मतलब एक दो बार पढ़ने से ये इतना हार्ड नहीं लग रहा है। अनस भाई? यस जी। तो ऐसा है कि ये सेक्शन को सवाल अटेंड करने से पहले ये एक बार अगर पढ़ा रहेगा ना, इट विल हेल्प यू। ओके। उसकी रीजनिंग समझने में आसान हो जाएगी इफ यू आर नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर आल्सो। ओके, ठीक है। जैन भाई, मैं थोड़ा स्पीड हूँ क्या? अजीम साहब? जी सर, स्पीड तो है अभी। नहीं तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये जी तो सारा थ्योरी है, सारा मालूम है जी। हाँ, ये थ्योरी है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इसकी असल टेस्टिंग कब है पता है जी? इसकी असल टेस्टिंग है कि जब हमारी रीडिंग के बाद जब हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे तब हम इसकी असल टेस्टिंग करेंगे। रीजन ये होता है कि थ्योरी है, आप खुद पढ़ने बैठ जाइएगा ना तो फिर खो जाइएगा, मतलब आपको मन भी नहीं लगेगा और इस बहाने आप एक बार भी नहीं रीड किए रहेंगे और क्वेश्चन को भी छोड़ देंगे आप। और पास करने के लिए ये भी 10 मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है। और कल के दिन का आप किसी एडवाइजरी पोजीशन पे बैठ गए तो ज्ञान लिखने के लिए तो ज्ञान चाहिए ना। बिल्कुल। तब तो ये वाला सेक्शन सिर्फ ज्ञान वाला है जिसमें आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए। और एग्जाम में जो या आपको जब एमसीक्यू करने बैठेंगे तो आपको समझ आनी चाहिए कि हम यहाँ एमसीक्यू कर क्यों रहे भाई, ये चीजें क्या है, क्या रिस्पॉन्स है, मिटिगेशन है, अवॉइडेंस है, क्या है, कितना वैल्यू में क्वांटिफाई करूंगा, ये मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, फिर ये वाला जो रिस्क, ये वाले जो इंश्योरेंस है किस टाइप के इंश्योरेंस है, हैजर्ड इंश्योरेंस है ना, लायबिलिटी इंश्योरेंस है। ठीक है। तो ये जब चीजें जब आप सामने जब क्वेश्चंस पे देखेंगे देन आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। वरना ये सब सेक्शन सारे जगह में बच्चे को ही पढ़ने पड़ता है, टीचर नहीं पढ़वाते। ठीक है। तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट मेथड्स, एन एक्सट्रीमली कॉमन फॉर्म द फाइनेंशियल रिस्क इज कॉल्ड द हेजिंग। हेजिंग सबने पढ़ी है। हेजिंग का मतलब क्या होता है, आप अपने कमिटमेंट को ऑफसेट कर लेते हैं, यानी आपको फ्यूचर में कोई फॉरेन करेंसीज मिलने वाली है तो आप अपने आप को हेज करने के लिए क्या करते हैं जी, फॉरवर्ड बाय कर लेते हैं। ठीक है। जो पीछे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं इसके बारे में, तो देखिए कैसे कैसे क्या करते हैं। तो यहाँ पे हेज कर देते हैं। हेज इज द प्रोसेस ऑफ
using the offsetting commitment to minimize the impact of the adverse price movement. Adverse price movement कब हो सकता है? जब आप लेने वाले हो, पैसा गिर जाए तो आपके लिए नुकसान, पैसा जब देने वाले पोजीशन पे हो और पैसा बढ़ जाए तो यानी प्राइस इंक्रीज कर जाए तो आपके लिए नुकसान। तो ये दोनों आपके लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू हेज योरसेल्फ। तो आपको क्या है, अगर आपकी पेबल पोजीशन है तो एक काम कर लो, अभी आप फॉरवर्ड बाई कर लो, अगर आपकी रिसीवेबल है तो फॉरवर्ड सेल कर लो, तो आप चीजें बच सकते हो। तो इन्होंने बोला द पर्सन वुड लाइक टू सेल एन एसेट इन फ्यूचर हैज अ लॉन्ग पोजीशंस बिकॉज बेनिफिट फ्रॉम द अराइज द वैल्यू ऑफ द एसेट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिक्लाइन इन वैल्यू। यानी आपको लग रहा है कि प्राइस गिर जाएगी तो आप अपनी चीजों को लॉन्ग कर लो, ठीक है भाई। द ओनर ऑफ इधर इनटू द शॉर्ट सेज। उसके बाद द पर्सन वुड लाइक टू बाय एन एसेट्स, आपके आउटफ्लो है, ठीक है, यानी आपको चीजें बाई करनी है फ्यूचर में, यानी आपके हैज अ शॉर्ट पोजीशंस इन द एसेट्स बिकॉज ही हैज बेनिफिट इन फॉल द वैल्यू। तो अब ये क्या करेगा, वो अपनी पोजीशंस को, उनको जब वैल्यू गिरेगा तो उनको बेनिफिट्स है, तो अपनी पोजीशंस को शॉर्ट कर लेंगे। तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द राइज इन प्राइस द फॉर्म इनटू द लॉन्ग हेज एंड ऑप्टेन द इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज राइज द एसेट वैल्यू। इसमें सिंपल सी बात है कि हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि मान लो कि ए की पोजीशन अगर पेबल है तो पेबल वाला बंदा क्या सोचेगा, भाई हमको जो है 50 रुपए पर डॉलर पे करना पड़े, 60 रुपए नहीं पे करना पड़े। तो ये 60 रुपए नहीं पे करना करे, इसके लिए क्या करेगा, वो फ्यूचर में जाके 55 रुपए में बाई कर लेगा ताकि उसको फ्यूचर में 60 रुपया नहीं देना पड़े, यानी ही कैन सेव 5। लेकिन अगर वही बंदा बी है जिसकी पोजीशन बनती है क्या, रिसीवेबल, अब वो अगर रिसीवेबल वाली पोजीशन पे, इसका मतलब कि उसको पैसे मिलने हैं, अगर जब पैसे उसको मिलने हैं तो वो उसको अगर प्राइस फॉल हो जाएगा तो उसके लिए नुकसान हो जाएगा। अगर 40 मिलेगा 50 के बनिस्बत तो नुकसान हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो, इसीलिए अपने को डाउन द लाइन 48 पे जाके शॉर्ट करके रखेगा, ताकि क्या होगा कि उसको क्या हो जाएगा, ताकि अपने आप को वो सेव कर लेगा, 48 में शॉर्ट कर लेगा। तो ये बंदा कौन था जी, रिसीवेबल। यहाँ पे क्या था, इसको सेल करना था, तो इसकी पोजीशन क्या थी, रिसीवेबल वाली थी, इसीलिए इसने अपना शॉर्ट हेज किया, इसने सेल कर लिया ताकि अपने आप को प्राइस से बचा ले। इसकी पोजीशन क्या थी, इसकी जो थी ही इज लेवल टू बाई, इसकी पेबल की सिचुएशन थी। अगर इसकी पेबल की सिचुएशन थी तो ही हैज अ फियर दैट के प्राइस जो है राइज होने वाला है, देन ही विल डू द लॉन्ग, ताकि अपनी पोजीशन को सेव कर लेगा। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है, इस टाइप की जो चीज़ें होती है, इसको हम बोलते हैं जी हेजिंग। तो ये हमारे कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमने पीछे भी पढ़ा है, तो ये हमारा फाइनेंशियल एडजस्टमेंट अरेंजमेंट होता है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेजिंग क्या हो सकती है, चाहे वो ऑप्शन हो सकते हैं, फ्यूचर हो सकते हैं या स्वेप हो सकते हैं, डिपेंड्स, हम लोगों ने तीनों के बारे में पढ़ा हुआ है सेक्शन बी में। द फाइनेंशियल इज कन्वेंशनल भी द मोर कन्वेंशनल होता है, पीछे बहुत पुराना तरीका भी क्या होता है, कैन लोअर द रिस्क दैट विल बी अनेबल टू मीट द मैच्योरिंग बॉन्ड ऑब्लिगेशन बाय एस्टेब्लिशिंग अ सिंकिंग फंड। ये बहुत पुरानी टेक्निक्स है कि आपको एक फ्यूचर में कैश फ्लो का पेमेंट करना है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग, तो आप एक छोटा सा एक सिंकिंग फंड बना ले, वहाँ पे छोटे छोटे पैसे जमा करते रहें, ताकि आपको जब फ्यूचर में पेमेंट का टाइम हो तब आपके पास सफिशिएंट पैसे हो जाए। तो ये थोड़ा कन्वेंशनल मेथड है, पुराना तरीका है। सिमिलरली द रिस्क ऑफ बीइंग अनेबल टू मीट द मैच्योरिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कैन बी मिटिगेटेड। The risk of being unable to meet the maturing short-term obligation can be mitigated. The establishment of policy regarding the term of short-term investment instrument can ensure that the firm will be available when they are needed. Practical maturity matching. Maturity matching में क्या कहते हैं, हमने ये बोला था कि देखिए एसेट और लाइबिलिटी जब इस तरह से रखिए कि मान लीजिए कि अगर कोई एसेट बाई कर रहे हैं, एसेट अगर आपकी 5 ईयर्स की है तो ट्राई कीजिए कि उसकी लोन भी 5 ईयर्स की करके रखिएगा, ताकि आपकी मेच्योरिटी मैचिंग हुई रहेगी। दूसरा मैंने कहा था कि अगर करंट एसेट रहे तो मोस्ट प्रोबेबली में ट्राई कीजिए करंट लाइबिलिटी के साथ फाइनेंस करके रखिएगा, ताकि दोनों 1 ईयर्स के ऑपरेटिंग साइकिल में पे ऑफ हो जाएगी। तो ये मैच्योरिटी मैचिंग हम लोगों ने पीछे करा हुआ है। अब आता है जी क्वालिटेटिव रिस्क टूल्स। क्या होता है क्वालिटेटिव में, यह होता है कि देखिए सबसे पहले क्वालिटेटिव का मतलब हम किसी को नंबर्स तो नहीं दे सकते, बट हम बता सकते हैं कि ये बेहतर है, ये ए है, ये बी है, सी है। प्रिसाइजली द न्यूमेरिक क्वांटिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड, यानी आप नंबर नहीं दे सकते, हैव अ साउंड रिस्क।
मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, क्वांटिटेटिव रिस्क टूल्स आर कवर्ड इन द स्टडी, पीछे भी हमने पढ़ लिया। क्वालिटेटिव्स आर क्रूशियल फॉर द अपर एंड ऑपरेशनल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट टू डिस्क्राइब। अब जो ऊपर या ऑपरेशनल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि क्वालिटेटिव फॉर्म में बताए कि कौन कितना ज्यादा रिस्की है। तो इन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पर चीजें क्या होती है, रिस्क आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप जो होते हैं वो सिर्फ डज नॉट लेंड इटसेल्फ टू द क्वालिटेटिव टेक्निक्स, द इंट्यूटिव्स एंड द थोरो थॉट प्रोवोकिंग मेथड्स। इंट्यूशंस यानी उनके अंदर इंट्यूशन आएगा, ख्याल आएगा उनके अपने नॉलेज के हिसाब से, प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये तरह के हमारे लॉस हो सकते हैं। दैट आर रिक्वायर्ड टू बी आइडेंटिफाई ऑल द एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमजोर करी जो होता है बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पर होने वाले जितने भी रिस्क हैं उसको वो आइडेंटिफाई करेगा, नॉट बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट बट बेस्ड ऑन द इंट्यूशन। The first round of the identity can be begin with the simple question to management at odd level: what aspect of the keep you up at the night? ठीक है, what aspect of the management keep you up at the night, यानी किसके कारण आपको रात में नींद नहीं आती है, इस तरह के सवाल आएंगे आपके पास। यानी ये सारे इंट्यूटिव्स हैं, थॉट प्रोसेस वाले सवाल हैं जिनके अंदर मैथमेटिक्स नहीं चलती, तो इस तरह के ही सवाल होंगे, लॉजिक बेस्ड सवाल होंगे। द लिस्ट ऑफ द जेनरिक रिस्क एरिया कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इंस्पायर्ड मैनेजर्स अबाउट द पॉसिबल पॉइंट ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड द डोमेन, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, सप्लाई चेन रिस्क, रेगुलेटरी, कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर हैकर्स, ये सारे चीज जो भी होंगे जो जेनरिक रिस्क होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनके सारे मैनेजर्स को बताया जाता है कि आप अपने उनमें क्या क्या पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज है, क्या क्या पॉसिबल कमी है, कमजोरी है, आप आइडेंटिफाई करके बताएं। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है, मीटिंग होती है, चाय पार्टी चलती है सारे मैनेजर्स में। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, स्टार्ट द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, सब अपने अपने हिसाब से लिस्ट डाउन देते हैं, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद रैंकिंग भी ऑल्सो एन इंस्टीट्यूटिव, यहाँ भी इंट्यूशन काम करता है, यहाँ भी फीलिंग के हिसाब से काम होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स नहीं काम करती। हैव द फील हाउ मच रिस्क ऑफ द गिवन वल्नरेबिलिटी टू द डिमांड, उनका इंट्यूशन होता है कि 5 रैंक दें, 4 रैंक दे, 3 रैंक दे, कोई कैलकुलेशन मैथमेटिक्स नहीं होती बल्कि सिर्फ सिंपल सी क्या बात होती है जी, इंट्यूशन बेस्ड चीजें होती है। तो बोलता है रिस्क मैपिंग इज द विजुअल टूल फॉर डिपिक्टिंग, रिस्क मैपिंग यहाँ पर टर्म यूज किया जाता है, इसको याद रखिएगा। इट्स अ विजुअल टूल्स फॉर डिपिक्टिंग द रिलेटिव रिस्क, मतलब उसमें कितने रिस्क होते हैं उसका एक विजुअल टूल्स होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइडेंटिफाई कैन बी ग्राफ्ड ऑन एन एक्स एंड द सिवियरिटी ऑफ द कंसिक्वेंसेस आर ऑन द अदर्स, यानी एक्स और वाई पे फिर आप इसको प्लॉट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं जी रिस्क मैपिंग। ये एक विजुअल टूल होती है जहाँ पे वन एक्सिस और अनदर एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी यानी अक्रेंस के चांसेस और उसकी सेवेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए विजुअल टूल्स है, खत्म। इसमें सारे काम इंट्यूशन से होते हैं, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगती। अब जो अगला पॉइंट है जी रिस्क कोसो है, कोसो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्योंकि कोसो में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट स्टिल आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन पे वी आर कवरिंग द कोसो एंड देन थिंग्स विल बी फिनिश। सेक्शन डी फिर हमारा खत्म हो जाएगा। इट वोंट टेक मोर देन 2 क्लास नाउ। ठीक है जी, सिर्फ मुश्किल से 2 क्लास जाएगा अपना, सेक्शन डी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इसके ऊपर सारे सवाल करेंगे। हमारे पास कुछ 40 सवाल है पहले से आइडेंटिफाइड, बाकी वी विल डू फ्रॉम द बुक। लाइक कोई भी एक हॉक से कर लेंगे, वैली से कर लेंगे, किधर से भी एक सारा एक सवाल कर लेंगे। ठीक है जी, ओके अनस भाई। ओके मरोज भाई, थोड़ा फास्ट नहीं था भाई, ये सिर्फ बच्चे वाला क्लास फास्ट तो है, क्लास थ्योरी तो में सब आप स्लो करते तो अच्छा हो जाएगा। थ्योरी हम स्लो पढ़ते हैं, बस आपको 1.5 पे सुनना है।
ठीक है। इसकी जो स्पीड है ना, आप जो गूगल पे जब देखता है तो 1.52 मैं करके पूरा टाइम दिखता में है। 1.5 में करता है, 1.5 1.25। हाँ, इसको 1.5 1.25 आप नहीं करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 पे गया है। आपका अभी 0.75 में करना पड़ेगा। ठीक है, बट आसान अच्छा बात क्या है पता है, आप एक बार जब इसको एटलीस्ट आज अगर लगेगा 2-2.5 घंटा, आज नहीं तो कल में खत्म कर लो, ताकि हम लोग नेक्स्ट सेशन पे हम सी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आई वांट के सी खत्म करो, नहीं तो फिर हम एफ भी खत्म करा सकते हैं 2 दिन पे। ओके, तो जैसा आप लोग मेरे को बताएंगे, आई विल टेक केयर। बट ये थोड़ा सा है, मतलब इफ यू कंप्लीट इट बाय टुडे और टुमारो, क्योंकि इसमें सही से देखा जाए तो सिर्फ रिस्क का डेफिनेशन है, रिस्क के टाइप्स है, रिस्क की मिटिगेशन है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। लेकिन वो इट कैन बी कनेक्टेड विथ ऑल द एरिया, ऑल द सेक्शन, ऑल द सेक्शन मींस व्हाट? all the question that can connect with this risk, हाँ, ऑब्वियसली especially बात, for essay। हाँ वो है, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ ना कि एक बार खाली आपको थोड़ा सा आजकल में इसको रिवाइज कर लेने का है। उसको तो अभी मॉडर्न वर्ल्ड का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए वो थॉट भाई सारा ऑफिस में जो दो हाई सैलरी वाला बंदा है ना, they are just talking this risk management, risk mitigations, whoever getting the big salary। 2000, yes you are right, 2015 के बाद वो बड़ा सब्जेक्ट हो गया। मेरे ऑफिस में पता है, मतलब जितना ऊपर का बंदा है ना, whenever you see with them, they always text, what are the potential risks, what are the vulnerable area for us, can you advise। मेरा तो दिमाग पक जाता है, मैं बोलता भाई तुम काम करने दो यार। सही बात है, you know why, because I have done some ISO training, so this is the big subject। ISO भी मैंने करा हुआ है, मैंने उसका भी, मतलब मेरे जो स्टडीज के पार्ट में, मतलब ऑलमोस्ट जितने कोसो, कॉबिट, ISO 27001, ये सारे मैंने पढ़ी हुई है, ITIL, ये सारे मेरे स्टडीज का पार्ट है। बट अभी जब हम ऑफिस में मैं सही बात है, मेरे को स्पेशल ट्रेनिंग था, मैं इरका इंटरनल ऑडिटर है, तो इंडियन ऑडिटर का ट्रेनिंग था उसी टाइम में। नहीं, ये सब तो मेरा स्टडी का पार्ट था, व्हेन आई वाज स्टडीइंग सीए, तभी ये सब पढ़ लिया था। लेकिन मैं जब ऑफिस में जब जाता है ना, जब सुनता है ना, मेरा दिमाग पक जाता है। फिर इसका तो अभी रिस्की है। हाँ, बस सबको पैसा कैसे भी कमाना है भाई। सही बात है। Oh, about this future talking, because especially nowadays business is very risky। Not risky man, people wanted that business to be risky, नहीं तो सब कैसे जॉब सिक्योर कैसे रखेगा। हाँ वो भी है भाई। अभी देखो ऑपरेशन में तो कोई काम है नहीं, now the people will talk about the controls। कश्मीर का जैसे, कश्मीर का आर्मी को जैसे प्रॉब्लम होना पड़ेगा पूरा टाइम में। पूरे टाइम में प्रॉब्लम होना पड़ेगा। नहीं है तो वो लोग को उधर काम नहीं हो जाएगा, काम नहीं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, तो यही बात है। ओके, सो नाउ I am saying that tomorrow we will see and we will finish the what is called our thing, COSO। COSO is a very important things from the point of view of CMA itself, क्योंकि COSO अपने उन लोग बहुत important मानता है। ठीक है, तो COSO we will finishing in the next class। Okay, thank you। okay। जय नाजिम भाई, थैंक यू, बाय बाय।